छत्तीसगढ़ में इन दिनों गंगा जल पर सियासत तेज है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आलम यह है कि सौगंध की लड़ाई नोटिस तक पहुंच गई है। रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने गंगा जल की सौगंध लेकर झूठी घोषणा की थी और गंगा जल का अपमान किया है कि भैया तुमने छत्तीसगढ़ के गली गली में गंगा जल हाथ में लेकर गीता लेकर 36 घोषणा किया था। आज उस घोषणा पत्र को क्रियान्वयन न होने की वजह से महिलाएं, पुरुष, युवक आज मैदान में हैं और जिस गंगा जल का सौगंध आपने खाया था उसी गंगा जल से शुद्धि करने का काम भी होगा कि जब झूठी घोषणा गंगा जल के लिए किया, ये गंगा जल का अपमान है। इधर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और कांग्रेस ने कहा कि 2018 में उसने गंगा जल की कसम शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि कर्ज माफी के लिए खाई थी। कांग्रेस ने 2018 का वो वीडियो भी दिखाया जिसमें गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई गई थी। वहीं इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरे कार्यकाल में तो अभी 1.25 साल बचे हुए हैं। रमन सिंह बताएं कि उन्होंने कितने घोषणा पत्र में वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए। 3 बार वो घोषणा पत्र में जो बात की है और नहीं कर पाए, कितने बार माफी मांगे रमन सिंह जी? पहले उसका कर ले। मेरा कार्यकाल बचा है 1.25 साल और वो 15 साल में जो नहीं कर पाया उसके लिए कितने बार माफी मांगेंगे रमन सिंह? पहले उसे पूछ लीजिए। जिनकी सरकार ने अपने 90% वादों को पूरा नहीं किया, वो रमन सिंह जी कांग्रेस की काम करने वाली, वादे पूरी करने वाली भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? कुल मिलाकर 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गंगा जल का कसम चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। बीजेपी कलश यात्रा के जरिए शराबबंदी के अधूरे वादे का हिसाब मांग रही है, तो कांग्रेस दावा कर रही है उसने शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि कर्ज माफी के लिए कसम खाई थी। अब सवाल यह है कि क्या शराबबंदी का मुद्दा वाकई में कांग्रेस की चिंता बढ़ाएगा? कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस भी जारी करती है, चुनावी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी भी जारी करती है, लेकिन जब चुनावी घोषणा पत्र के कुछ बिंदु गंगा जल को लेकर जारी किए जाते हैं तो विश्वास तो होना लाजमी है कि अगर आपने गंगा जल की कसम खाई है तो वो वादे आप जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि गंगा जल देखिए हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भारत में हर शख्स जो भी रहता है वो निश्चित तौर पर गंगा जल को उतना ही सम्मान देता है, उतना ही आदर देता है। तो आखिर ये गंगा जल को लेकर छत्तीसगढ़ में नई राजनीति क्यों सामने आई? गंगा जल जला, आप इसको गंगा जल जला भी पढ़ सकते हैं और जल जला भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक रमन सिंह सामने आते हैं और पुराना वीडियो कांग्रेस लेकर सामने आती कि हमने केवल किसानों की कर्ज माफी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी, बाकी किसी वादे के लिए हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई थी। तो क्या सवाल ये उठता है, गंगा जल की कसम आप खाएंगे तभी घोषणा पत्र में लिखे वादों पर जनता विश्वास करे, बाकी वादे क्या कोरे थे? या सिर्फ गंगा जल के लिए आप जिस पॉइंट के लिए बोल रहे हैं केवल किसानों के लिए, बाकी अगर 36 वादे में 35 वादे केवल आप वोट मांगने के लिए लिया था? ये तमाम ऐसे विषय जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विकास तिवारी जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं कौशल जी के पास ही जाता हूं। कौशल जी, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां तमाम हथकंडे अपनाती है, लेकिन ये हथकंडा कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का ये कहना है कि हमने गंगा जल केवल किसानों के कर्ज माफी के लिए हमने गंगा जल लेकर कसम खाई थी। शराबबंदी का वादा हमने जरूर किया था लेकिन गंगा जल की हमने कसम नहीं खाई थी, घोषणा पत्र में वो जिक्र जरूर था। तो क्या आप ये माने कि 36 वादे में 36 अलग अलग बार आप गंगा जल की कसम लेकर खाएंगे तभी हम ये मानेंगे कि 36 वादे छत्तीसगढ़ में आप पूरे कर पाएंगे? या फिर अगर गंगा जल की कसम नहीं खाई है या खाई गई है, क्या ये राजनीति में उलझा रहेगा विषय? क्योंकि 4 साल लगभग हो चुके हैं, अब सरकार के पास केवल 1 साल है। लग रहा है बहुत दूर तक कहीं ना कहीं शराबबंदी का मुद्दा आ भी सकता है छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में। निश्चित तौर पे आदित्य जी, जैसा आपने कहा कि क्या किसी वादे को पूरा करने के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर किसी को गंगा जल की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या जनता पर भरोसा नहीं रह गया? क्या आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आपको ऐसा कोई हिंदुओं से आस्था या किसी भी धर्म की आस्था का प्रतीक चिन्ह को लाना पड़ेगा जिससे आप विश्वास दिला सकें कि आप उसको पूरा करेंगे? तो जिस तरह की बातें जो सामने आई थी साल 2018 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो निश्चित तौर पे गंगा जल की सौगंध
को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें ये बात कही गई थी कि हम वादे पूरे करेंगे। निश्चित तौर पे बीजेपी अभी आक्रामक है कि शराबबंदी को लेकर आपने गंगा जल की कसम खाई थी, लेकिन कांग्रेस ने भी वीडियो जारी करके कहा कि हम सिर्फ धान जग के जो मूल्य हैं, जो उनका जो बोनस का है, जो उनका कर्ज माफ़ी है, उसको हम गंगा जल के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गंगा जल जैसी चीज़ों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के धर्म से, किसी के आस्था से, किसी की संस्कृति से जुड़ा मामला है। विकास जी, क्या गंगा जल की कसम केवल धान वाले मुद्दे पर ही, जो किसानों का कर्ज माफी के लिए आपने बोला था, बाकी 35 वादे, मतलब ये हम मान लेना ये 35 वादे पूरे नहीं हो सकते, इसके लिए 35 बार अलग अलग गंगा जल आना पड़ेगा तब पूरा हो पाएगा? आदित्य जी, सबसे पहले आपके राष्ट्रीय चैनल में नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि महापर्व का सभी माता भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कौशल सोने जिब्बेर जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो हिंदू आस्था प्रतीक है, हिंदू धर्म है, ये कभी भी राजनीति का विषय नहीं होता और हम तो कभी इसको राजनीति का विषय नहीं बनाते। पहली बात, गंगा जल लाने वाला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद गंगा जल लेके आया था और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय सकपकाई हुई थी, उनको यह समझ में आ गया था कि अगर किसान का कर्जा माफी का बात किसानों तक पहुंच गई और कांग्रेस पार्टी उस बात को किसानों को मना ली कि हाँ हमारा कर्जा माफ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तो उस समय नाना प्रकार के हथकंडा और परपन डॉक्टर रमन सिंह और उनकी जो अधिकारियों की मंडली थी, जो सुपर सीएम कहे जाते थे, उन लोग अपना रहे थे। तो उस समय हमने किसानों के लाभ के लिए, किसानों के फायदे के लिए इस बात को रखा कि हाँ, हम गंगा जल की कसम खा के कहते हैं कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा। 1 घंटे में किसानों का कर्जा माफ हुआ। अभी गंगा जल को शराब के साथ, पतित पावन गंगा मैया को शराब के साथ उसका नाता जोड़ने का काम डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। शराबबंदी का वादा किसने किया था विकास जी? देखिए, कांग्रेस ने किया था। कब किया था? 2018 के समय में किया था। और हम करेंगे ना, हम कहां कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समिति से भागती क्यों है? भाजपा के विधायक आते क्यों नहीं है? और शराब कोचिया जो भी पकड़ में आते हैं वो भाजपा और संघ वाले क्यों नहीं करते? अभी भाजपा बताए। विकास जी, तो क्या ये माना जाए कि ये जब आपने घोषणा पत्र लिखा था उसमें ब्रैकेट में जो जैसे कंपनियां लिखती है नीचे छोटा सा TNC अप्लाई, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन अप्लाई, सुनिए ना, तो क्या ये बोला था कि आपने कि हाँ भाई सत्यनारायण शर्मा जी कमेटी के अध्यक्ष होंगे, भाई बीजेपी के विधायक आओ, जनता कांग्रेस के आओ, तब हम सोचेंगे, दूसरे राज्यों में भेजेंगे, 4 साल बीत जाएगा तब हम प्लान करेंगे, ऐसा तो घोषणा पत्र में कहीं लिखा था। 7 राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य है। अब शराब कोचिया कौन पकड़ा रहे? भाजपा RSS वाले। इनके ऊपर हमको भरोसा नहीं है। शराबबंदी एक साथ होगा तो लाखों की संख्या में लोगों को समस्या होगी, हजारों की संख्या मौत होगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको भी भाजपा को बताना चाहिए, क्योंकि घर घर शराब 15 साल में इन्होंने पहुंचाया है। गौरीशंकर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है बेसिकली कांग्रेस को कि शराब से कमाई कैसे होती है। सरकार का अगर शराब का सरकारीकरण किसी ने किया तो आपकी पार्टी ने किया। मध्य प्रदेश की सरकार सीख रही है छत्तीसगढ़ से कि शराब कैसे बेचा जाए। उस समय आप ये उम्मीद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस सरकार जो है वो शराबबंदी करे, क्योंकि शराबबंदी का एजेंडा आपका कभी नहीं था। शराबबंदी का एजेंडा MP में नहीं है, शराबबंदी का एजेंडा UP नहीं है, जहां जहां आपकी सरकारें, कहीं शराबबंदी नहीं। बिहार की स्थिति क्या हम सब जानते हैं। तो क्या महासमुंद से जो यात्रा शुरू हुई है, महासमुंद से जो विरोध शुरू हुआ है शराबबंदी करने के लिए, आप सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब पूछने के लिए ऐसा लगता है कि वाकई में काबिल है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं की थी, इतने 15 साल आप सत्ता में रहे। देखिए आदित्य जी, जब हम सरकार में थे हम आंशिक शराबबंदी की ओर बढ़ चुके थे। बहुत सारे शराब की दुकानों को हमने बंद किया। धीरे धीरे हम शराबबंदी की ओर कदम उठा रहे थे। हमको मालूम है छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, लेकिन हमने कभी जनता से पूर्ण शराबबंदी के नाम पे वोट नहीं मांगा। ये वही लोग थे जिन लोगों ने प्रदेश की महतारियों के सामने दोनों हाथ खड़े कर कर इस बात को कहा था कि हमारी सरकार है कि हम शराबबंदी करेंगे। और बड़ा आश्चर्य होता है कि कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि शराबबंदी भाजपा का एजेंडा है, जनता का नहीं है। जनता के बीच जाकर प्रदेश की महतारियों के आंखों में आंख डालकर विश्वास जगाकर किस प्रकार से वोट मांगा गया, धोखा दिया, ये गंगा जल से बड़ा इनका अपमान है, प्रदेश की महतारियों का अपमान है, जिसकी सजा इनको मिलेगी। आपके चैनल में आने से पहले अभी मुझे पता चला पत्रकार साथियों के द्वारा प्रदेश के जितने भी पर्यटन मंडल के होटल वहां भी अब शराब पिलाया जा रहा है। प्रदेश की छोटी छोटी बच्चियां, आदिवासी बच्चियां, आप जाकर देखिए बहुत सारे बारों में महिलाएं यहां पर शराब पिलाने का काम कर रही है। आज पूरे देश में शराब पीने में छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया? परिवार तबाह हो रहा है।
जो प्रदेश की महतारी उनके मांगों का सिंदूर उजड़ रहा है, लोग अपने पिता को खो रहे हैं, लेकिन सरकार की चिंता राजस्व की है, शराब बेचने की। आप ही के सामने मुझे अच्छी तरह याद है, विधानसभा में भूपेश बघेल जी शराबबंदी को लेकर तमाम प्रकार की दलील देते थे, बात करते थे, वो दलील कहां गया? यही सब बात को लेकर हम सवाल करें, जिसका जवाब 4 साल में नहीं मिला। विकास तिवारी जी कह रहे कि हम करेंगे। अरे कितना नशा उन्मूलन केंद्र आपने प्रदेश में खोल दिया, इस बात को बता दीजिए। आप तो वैकल्पिक व्यवस्था करने लग गए। आपने एक आरोप लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पकड़ाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आप फंसाते हैं, लेकिन आपके पार्टी के नेता जब रंगे हाथ पकड़ाते हैं शराब बेचते समय, उस पर नहीं बोलते। भाजपा का एक पार्षद गांजा बेचते हुए झांसी पकड़ाता है, उसको कुछ नहीं बोलते। हेमंत सांग नाम का कार्यकर्ता गरियाबंद में पकड़ाता राइफल और शराब के हाथ, उस पर कुछ नहीं बोलते। मुंगेली का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रंगे हाथ पकड़ाता है कोरोना में, उसको कुछ नहीं बोलते। ऐसे 50 उदाहरण मेरे पास है। सरकार आपकी, पुलिस आपका, फिर आपका कार्यकर्ता कैसे पकड़ा रहा है, और आपके मंत्री से लेकर संतरी तक ओवर रेट का जो हिस्सा पहुंच रहा है, उसकी कमीशन खोरी की जो लत आपको लगी है, इसी कारण आप शराबबंदी नहीं करना चाहते। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस पर बात नहीं होती है। कौशल जी, बड़ा सवाल ये है कि अब जब विपक्ष पूछ रहा है कि शराबबंदी का वादा क्या हुआ, क्यों आप शराबबंदी नहीं कर रहे हैं, तो ये उस सवाल के जवाब के बदले एक सवाल और चालू हो जाता है कि 15 साल में आपने कितने वादे पूरे किए, घोषणा पत्र आपने बनाया था, क्या आपने वादा पूरा किया? तो क्या जनता इनके वादे और राजनीति में उलझ कर रह जाएगी, या निश्चित तौर पर महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को मैंडेट इसलिए दिया था क्योंकि शराबबंदी का एक बड़ा कारण था। सबसे ज्यादा अगर परिवार में कोई शराब के कारण दिक्कत में आता है तो वो महिलाएं आती है। वो महिलाओं के साथ धोखा नहीं, वो महिलाओं के साथ छलावा नहीं। कौशल जी, देखिए आदित्य जी, ऐसे जैसा आपने कहा कि जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है, तो जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय जो नेता जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था आज वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि इसको तो उनसे ही जाकर पूछना चाहिए कि भैया आपने कहा क्या था, न बजाय इसको कांग्रेस के जवाब देने की भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनको पूछना चाहिए। आरपीएन सिंह भाजपा में है, उन्होंने ही शराबबंदी के गंगा जल कसम खाया था। तो हाँ, लेकिन कांग्रेस के नेता, तो आज उनसे सही सवाल जवाब किया जा सकता है ना कि भैया आपने कहा क्या था उस समय, एग्जैक्ट जो आपने कहा था वो बता दें। तो मुझे लगता है कि इस विवाद का ऐसे ही हल हो जाएगा। और जहां तक आपने कहा कि महिलाओं की, जहां तक आपने कहा कि महिलाओं की बात है, तो निश्चित तौर पे महिलाएं शराब से बहुत परेशान हैं। हम भी जब फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि निश्चित तौर पे जो एक घर का जो पुरुष है जो शराब पीता है, उस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो डेली वेजेस, जो दैनिक वेतनभोगी, जो दैनिक मजदूरी करता है, वो शाम को शराब पी के घर पहुँचता है और घर में कई बार शिकायतें आती मारपीट करने की। तो निश्चित तौर पर शराब बंदी के कदम उठा रहे सरकार, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन इसके ये भी देखना चाहिए कि केरल में, मणिपुर में और बिहार में जिस तरह शराबबंदी हुई वैसी शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बजाय स्पिरिट पीकर और बाकी जो दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन कर वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी की दिशा में धीरे धीरे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम शराब है, लेकिन शराबबंदी करने के लिए आपको थोड़ी पहल शुरू करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। विकास जी, करेंगे शराबबंदी, मंच दे रहा हूं चैनल के माध्यम से, बता दीजिए भाई गौरीशंकर जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, भाई हम शराबबंदी करेंगे, आप चिंता मत करिए। ये मत बोलिएगा कि हम सोचेंगे, रिपोर्ट आएगी, दूसरे राज्यों में अध्ययन के लिए भेजेंगे, भाई ये सब चीज के लिए समय नहीं है। मैं मंच दे रहा हूं आपको, बोल दीजिए गौरीशंकर जी को कि हाँ हम शराबबंदी करेंगे। आदित्य जी, इतना आसान अगर होता, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देते हुए आपको अपने शब्दों को आपको जो इसमें जवाब चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक पिक्चर देखोगे, अमिताभ बच्चन जी का पिक्चर आया था अग्निपथ। अग्निपथ में 2 कैरेक्टर थे, एक कांचा सेठ था और एक विजय दीनानाथ चौहान था। कांचा सेठ 15 साल इस प्रदेश में राज करता और क्या करता है कि छत्तीसगढ़ को मांडवा बना देता है। छत्तीसगढ़ के घर घर में लोगों को शराब का आदी करा देता है। और मैं अभी कड़ी निंदा करता हूं गौरी श्रीवास ने जो चीज कहा कि छत्तीसगढ़ में होटल में महिलाएं शराब परोस रही है। यहाँ 4 लोग बैठे हैं, मैं तो कभी किसी महिला को शराब परोसते नहीं देखा हूँ, लेकिन फिर मैं मेरी बात आप सुनिए, पहले दिल थाम के सुन लीजिए। आप महिलाओं का अपमान करना सिखाया जाता है। दूसरी बात, 15 साल इस प्रदेश के लोगों को नशा के लत में ढपेले वाले कांचा सेठ आज साधु का वेश धारण करके हमसे पूछते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये उस कमेटी से भागते हुए। दूसरी बात, आज आप गुजरात में देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में शराब पकड़ा रहा है छोटे छोटे मात्रा में, गुजरात के अंदर में लाखों करोड़ों का ड्रग्स और स्मगलिंग का सामान पकड़ा रहा है, नशे का सामान पकड़ा रहा है, और वो पूरे देश में, देश के युवाओं के रगों में फैल रहा है। इसके लिए भी तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। हमसे सवाल करने के पहले 15 साल वाले कांचा सेठ
अपने गिरेबान पर जाके उसके बाद शराबबंदी का बात करें। ये बताए ना कि कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर 15 साल के कांचा सेठों ने इस प्रदेश में बनाया था। गौरी जी, देखिए, आपने डिबेट में सबसे बहुत अच्छी बात कही कि आप शराबबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, इसको बताइए। ये जवाब नहीं आया। अब मेरा सुनिए, नहीं मेरा सुनिए, आपने आरोप लगा दिया, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप सुनिए ना भाई, आपने जिस बात का जवाब मांगा वो नहीं, उल्टा आरोप आ गया कि आपने मैं क्या आपको किया। कह रहा हूं ना, और शराबबंदी होगा, लेकिन भाजपा को साथ देना पड़ेगा। विकास जी, घोषणा पत्र बनाते समय भाजपा को आपने साथ में नहीं लिया। अरे तो आपने एक मिनट, घोषणा फिर पत्र आप में क्या बोल रहे हैं? वादा आप पूरा फिर किया भी था तो क्या? बोल रहे हैं आप। मैं आपके समय शांत था ना। ठीक है। मेरा साफ कहना, ये फिल्मों का ये इस प्रकार का लब्बो लुआब करके आप डिबेट से बच नहीं सकते हैं। और साफ बात मैं कह रहा हूं कि शराब का जो लत इनको ओवर रेट कमीशन का लगा है, इसीलिए ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। संतरी से लेकर मंत्री से लेकर खुद इनके पार्टी के नेता दबे जुबान से स्वीकार कर रहे हैं। नाम बताइए, देखिए, झूठा विकास जी, आरोप लगाने बीच-बीच पर में नाम बोलेंगे ना, बताइए। फिर डिबेट का कोई वो नहीं रहेगा। मतलब इनके पार्टी के नेता भी जानते हैं ओवर रेट का हिस्सा कहां जा रहा है। इनकम टैक्स के छापे ऐसे नहीं पड़े हैं, ऐसी 200 करोड़ का जो प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है, ये पैसा कहां से आया है? आदित्य जी इस बात को समझ सकते हैं। और सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं है आदित्य जी, सिर्फ बात शराब की नहीं है। इस प्रदेश के युवाओं के भी सपनों को इन लोगों ने तोड़ा है। सबको नियमित कर देंगे, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, वृद्धा पेंशन दे देंगे, महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे। तो बहुत सारी चीज है जिसकी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और जिस बात को आपने कहा कि गंगा जल की कसम, हमने इस चीज को इसलिए लाया ताकि ये लोग एक्सपोज हो सके। गंगा जल का इन लोगों ने अपमान किया। वेटिकन सिटी वाले लोग हैं, फिरोज खान की पार्टी के वंशज हैं, गैर हिंदू लोग हैं। अरे ना इनको गंगा जल से मतलब है, ना गाय से है, ना भगवान राम से है। देखिए कैसे इनको बोलने लगे। लोगों का गैर हिंदू लोग हैं, गंगा जल से कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, दूर तक इत्तेफाक नहीं है। इसलिए कलंकित किया इन्होंने। गंगा जल मायने रखता है। लोग कोर्ट के बाहर झगड़े लगते हो, क्या गंगा जल क्या को मानेंगे? झूठी बातें लोग मानेंगे आदित्य जी। विषय वही है, हमने जो बात को कहा है, गंगा जल का अपमानित इन लोगों ने किया है। कौशल जी से मेरा सवाल है, इन्होंने गंगा जल लेकर कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। प्रदेश के राष्ट्रीय बैंक के समय सभी का कर्जा माफ होगा। क्या 10 दिन में सब किसानों का कर्जा माफ हुआ? कौशल जी, इसका जवाब आप दे दीजिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कौशल जी। देखिए, निश्चित तौर पर जो बातें सामने आई, आप गौरी सिंह का श्रीवास जी ने जो कहा है कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, तो शुरुआती जो 2 घंटे उसमें कर्जा माफ कर, लेकिन जो आंकड़े आए हैं निश्चित तौर पे वो देखने वाली बात ये होगी कि जितने लोगों को कर्जा माफ हुआ है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं या जो दूसरे बैंकों के हैं, वो शामिल है कि नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे इस सवाल का जवाब आया है विधानसभा, आपका कहना उचित है। लेकिन निश्चित तौर पे ये देखा जाना चाहिए कि जो बातें सामने आई हैं, जो गंगा जल के माध्यम से सामने आई थी, वो सरकार ने पूरा किया है कि नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब बात उठती है, बीच बीच में किसानों के आंदोलन भी होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये देखा जाता है कि बात कहीं ना कहीं फंस जाती है सरकार के बीच में। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो बातें आती है सामने, उसका सही न सही जवाब किसी न किसी माध्यम से सामने आना चाहिए, कि सच सामने आना चाहिए, आखिर जनता के बीच जो बातें जा रही वो सही है या गलत। देखिए, गंगा जल का अपमान हो गया, अबे माफी मांगे विकास तिवारी जी, माफी मांगे। गंगा जल का अपमान हुआ, आज वरिष्ठ पत्रकार ने साबित कर दिया कि आपने राष्ट्रीय बैंक के किसानों का नहीं किया। आप पश्चाताप कीजिए विकास जी, आप पश्चाताप कीजिए। यहाँ पर आपकी सरकार ने माफ नहीं किया गंगा जल का अपमान किया, इस बात को पश्चाताप कीजिए। माया मंदिर के पंडित थोड़ी को मेरे आप पश्चाताप कीजिए। अरे सुन भाई, आप देखिए कौशल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, 2003 से 2018 15 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने दिया। निश्चित तौर पर 2018 का घोषणा पत्र लोगों को अलार्मिंग लगा होगा। उनको ये लगा होगा कि निश्चित तौर पर जो हमारे लिए 36 बिंदु है, वो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर, किसानों ने 2500 रुपए और कर्ज माफी को लेकर, नियमितीकरण मिलेगा करके कर्मचारियों ने, बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने कांग्रेस को बेतहाशा वोट किया। 71 का मैंडेट आपके सामने है और कहीं ना कहीं यही वो कारण था। तो क्या ये माना जाए कि केवल दोनों ही पार्टियां, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करता हूं, बहुत सारे कुछ चुनावी घोषणा पत्र इन्होंने भी पूरे नहीं किए, तो क्या घोषणा पत्र केवल जनता को रिझाने के लिए होते हैं? ये हम मान लें कि ये घोषणा पत्र से रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता। आप 100 में से 40% भी पूरा कर देते हो, ये आप मान लेते हैं कि आपने 100% पूरा कर लिया, और बहुत सारे ऐसे वादे जिसमें तो अभी आपने चलना तक शुरू नहीं किया। कौशल जी, देखिए, 15 साल सरकार होने के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा रहता है। तो न सिर्फ घोषणा पत्र, बल्कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो चीज़ कहा जाती है, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को उसका फायदा मिला। घोषणा पत्र निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा बना था और लोगों को वो आकर्षित भी किया। लेकिन 15 साल की सरकार रहने के बाद जो
आप किसी विपक्षी दल के साथ सामने आते हैं, क्योंकि जब सरकार में आप रहते हैं, यदि आप लोगों की भावनाओं का पूरा नहीं कर पाते, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, निश्चित तौर पर बदलाव चाहता है। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भी यही हुआ कि कांग्रेस ने उस समय बेहतरीन घोषणा पत्र बनाया, काफ़ी घोषणा पत्र के कई सारे वादे हम देख रहे हैं कि पूरे भी हो रहे हैं, लेकिन जो बातें आप कहें कि घोषणा पत्र सिर्फ लब्बो लुआब नहीं है, घोषणा पत्र पूरा भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे कि 36 में 36 पूरा कर पाना संभव हो नहीं हो ये तो सरकार बता पाएगी, लेकिन जो वादे करती है वो निश्चित तौर पे लोक लुभावन वादे होती है। ना सिर्फ बीजेपी, ना सिर्फ कांग्रेस, बल्कि जो भी दल चुनाव लड़ते हैं वो घोषणा पत्र ऐसे बनाती है जिससे वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए उसको लुभा सके। विकास जी, क्या केवल पब्लिक को रिझाने के लिए बना था घोषणा पत्र? 36 बिंदुओं का 36 घोषणा पत्र। आदित्य जी, अगर लोगों को लुभाने के लिए बना था तो अभी भाजपा 4 साल से विपक्ष में है, 4 साल से वो रोड में है, आंदोलन कर रही है, चारों विधानसभा के उपचुनाव हारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम चुनाव हारी। जनता इन्हें नकार रही है और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, भाजपा अगर ईमानदारी से साथ देगी, अपने प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े कोचियाओं को रोकेगी, और जो समिति है, जो शराबबंदी वाली समिति, उसमें इनके विधायक आएंगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, 15 साल घर घर शराब, हर घर शराब, हर घर के शराब के लोगों को शराबी बनाने वाले आज इसीलिए तो विपक्ष में बैठे विकास जी, वो इसीलिए विपक्ष में बैठे। 14 सीटें उनके पास, विपक्ष में रहेंगे। मेरा ये कहना है, देखिए आप प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है, कौशल जी भी है, सिर्फ एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था, लोगों को शराब पीने का आदत डलवाने वाले ये अपने पाप से बच नहीं सकते। और मेरी फिर कड़ी निंदा जो रमन सिंह जी ने शराब की तुलना गंगा मैया पतित पावन गंगा जल से किया, हम कांग्रेस जन इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि प्रदेश के गौठानों को पालने के लिए जब ये शराब का सहारा ले सकते हैं और आदेश जारी कर सकते हैं, मतलब प्रदेश की गौवंश को शराब से पालेंगे, तब इनको शर्म नहीं आता है। दूसरी बात, आपके चैनल पे आज कहीं ना कहीं कौशल स्वर्णबेट जी को धन्यवाद दूंगा जिसने आज एक्सपोज किया, और गंगा जल को जिन लोगों ने कलंकित किया, ऐसे लोगों को आज आपके चैनल में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज नंगा होना पड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, दूसरी मैंने आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, नहीं सुनिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील आनंद शुक्ला जी ने कहा, सुशील आनंद शुक्ला जी ने कहा कि 90% से ज्यादा हमने घोषणा पत्र पूरा कर दिया। 90% से ज्यादा अगर आपने घोषणा पत्र पूरा कर दिया तो बताइए जो सवाल है उसका जवाब कौन देगा? क्या सब नियमित हो गए? मेरा फिर सवाल है, क्या 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? क्या देखिए 15 लाख तो मोदी जी ने बोला नहीं, कभी नहीं बोला मोदी जी ने 15 लाख देंगे, लेकिन शराबबंदी के नाम में जिस प्रकार से गंगा जल की जो इन्होंने अपमान किया, गौठान को पालने का जिस प्रकार से शराब का सहारा दिया, आबकारी अधिकारी आदेश है मेरे पास थे, उसमें यह कहा गया है कि गौठानों का संरक्षण शराब से होगा। तो शराब पिलाकर गाय पालने वाले गौभक्षी लोग आज कहीं ना कहीं गाय गंगा के नाम से राजनीति किया, इसलिए आज ये लोग पानी छोड़ रहे हैं, इसलिए आप पानी छोड़ रहे हैं, आज अपमानित हो रहे हैं। भाई इतिहास ऐसे चारा नहीं बचा, ना इनके पास जमीन बचा है, जनता के बीच में जाने की इनकी हैसियत नहीं बची है, इसी कारण क्योंकि इन्होंने गाय का अपमान किया, गंगा का अपमान किया, गोबर का अपमान किया, देश को बेच खाए, झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, और आज कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को बता दिया जाए। मोदी जी बेच रहे देश, बेच दिया आप लोगों की पार्टी ने। भारत जोड़ने निकले, भारत जोड़ने निकले हैं, क्या भारत जोड़ेंगे? क्या भारत जोड़ेंगे? जादूगर ने जादू दिखा दिया, जादूगर ने जादू दिखा दिया, देश को बेचा शिमला में, देश को शिमला में बेचा, देश को कैलाश में बेचा, देश को कैलाश में बेचा, देश को कश्मीर में बेचा आपने। तो देखिए, गंगा जल की लड़ाई निश्चित तौर पर जो गंगा जल से शुरुआत हुई थी, ये गंगा जल की लड़ाई में तब्दील हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर गंगा जल को लेकर कसम खाई गई थी, 36 बिंदु आपने बताए थे और 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र भी बना था, एक घोषणा पत्र के लिए, एक बिंदु के लिए अगर आपने गंगा जल की कसम खाई तो निश्चित तौर पर सब यही मानेंगे कि पूरे 36 के 36 बिंदु आप पूरे करेंगे। लेकिन अब जब शराबबंदी की बात आ रही है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है। सबसे बड़ी बात है उस जनता का क्या, जिस जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट 2018 में दिया था। आज सभी लोग हमसे जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।